गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडी जीके। आज है 26 मई 2021 को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो प्रत्येक प्रश्न का ऑप्शन दिया है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है आरबीआई के इनोवेशन, कौन सा इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजेश बंसल, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी इनमें अरे राजेश जोश जे कट्टर। तो इसका सही कौन जाएगा? इनोवेशन आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? किसके इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, राजेश बंसल बने हैं आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। शक्तिकांत दास ये क्या है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। कौन से 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उर्जित आर पटेल, कौन? उर्जित आर पटेल ये आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, 24वें नंबर गवर्नर कौन? उर्जित आर पटेल। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। जोश जे कट्टर हुए हैं आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? जोश जे कट्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रश्न पे और इस प्रश्न के ऑप्शन पे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस अधिनियम के तहत ये आरबीआई की गठन हुआ? आरबीआई का गठन 1934 के अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है, 1934 के अधिनियम के तहत हुआ। कब हुआ इसका गठन? कब? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? कौन से? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। ये भारतीय थे, भारतीय गवर्नर, और ये प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का एकीकरण कब हुआ? 1935। कब हुआ? 1949 को। ठीक है, 1949 को आरबीआई का एकीकरण हुआ। तो ये तो हम लोग का हो चुका है पहले प्रश्न के डिस्कस और ऑप्शन का डिस्कस। आप लोग प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए और इसको आप लोग रिवाइज करिए, क्योंकि यही ऑप्शन की डिस्कस जो है ये आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हाल ही में सदस्य कौन बने हैं? इसके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हाल ही में सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन ए एम.के. स्टालिन, ऑप्शन बी एन रंगास्वामी, ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा शर्मा और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेमंत बिस्वा शर्मा ये बने हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हाल ही में सदस्य बन गए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के किसके? असम के सीएम बने हैं। ठीक है, असम के सीएम भी हाल ही में बने हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनके बारे में। एम.के. स्टालिन ये कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के। कहां के? तमिलनाडु के। ठीक है, और एन रंगास्वामी कहां के बने हैं?
एन रंगास्वामी बने हैं पुडुचेरी के। ठीक है, आइए दोस्तों हम चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में किसे पीछे छोड़ दिया है। तो बांग्लादेश ने, जैसे कि भारत की जो आमदनी है, भारत के प्रति व्यक्ति जो आमदनी है, मान लीजिए कि 1900 कुछ रुपए भारत की आमदनी है, प्रति व्यक्ति आय 1900 कुछ रुपए डॉलर, तो वहीं पर बांग्लादेश ने किस देश को, बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय अब किस देश को पीछे छोड़ चुके थे। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसको छोड़ दिया है बांग्लादेश ने, भारत को पीछे छोड़ दिया है प्रति व्यक्ति आय में। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1947 रुपए, 1947 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। और बांग्लादेश में कितनी है, बांग्लादेश में है 2227। ठीक है, 2227 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2227, और भारत में 1947 प्रति रुपए डॉलर। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन पर। अब बांग्लादेश आजाद कब हुआ, तो बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आजाद हुआ है, 1971 में। ठीक है, 1971 में। और 2007 के आसपास भारत की आय बांग्लादेश की आय की दोगुनी थी। लेकिन 2021 में 2021 में आप लोग देख रहे हो कि क्या हुआ, बांग्लादेश की आय ऊपर चली गई है। इससे यही आप अंदाज लगा सकते हो कि लोग कहते हैं, आपस में सभी लोग बात करते हैं कि 2030 या 2050 तक भारत की आय सबसे आगे हो जाएगी। इस कंडीशन पे होगी क्या, नहीं होगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण देने के लिए, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना चली है। ऑप्शन ए आयुष घर द्वार, ऑप्शन बी मिशन फतेह, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मदद और ऑप्शन डी यह सभी। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोजेक्ट मदद के द्वारा जो स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे कि नर्स हुए या स्थानीय डॉक्टर हुए, उनको कोरोना के इलाज में जागरूकता फैलाने के लिए जनता में उनको ये प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट मदद की शुरुआत की गई है। तो आयुष घर द्वार ये कहां पर चला था, आयुष घर द्वार योजना हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन चली, आयुष घर द्वार। इसके द्वारा जो कोरोना के हल्के फुल्के मरीज है, जो कोरोना के मरीज हैं, उनको घर पर इलाज देने के लिए यह योजना चलाई गई, आयुष घर द्वार। और मिशन फतेह ये कहाँ का है, फतेह वर्ड से ही लग रहा है कि ये कहाँ का है, पंजाब का। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने यह योजना चलाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो चलिए चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न पर। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कांगो, कहां पर, कांगो में कौन सी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए माउंट सिनाबंग, ऑप्शन बी माउंट निरागोंग, ऑप्शन सी बैरन द्वीप और ऑप्शन डी स्ट्रॉम्बोली। तो कौन सा हुआ है, माउंट निरागोंग ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा हुआ है, माउंट निरागोंग ज्वालामुखी। कहां पर हुई है, कांगो में। ठीक है, ये ज्वालामुखी का विस्फोट होने से, ये ज्वालामुखी कुछ इस तरह से विस्फोट होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें से लावा गिरते हैं। तो ये तो हो गया ज्वालामुखी का विस्फोट। ठीक है, इसके विस्फोट से, माउंट निरागोंग ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या हुआ है, पूरा आसमान लाल पड़ गया था। इसके कारण ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, जिसमें लावा गिरते हैं, लावा गिरने के बाद जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है, ये जो खाली स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है ज्वालामुखी में, उसको क्रेटर झील का वो रूप ले लेती है। ठीक है, कौन सा, क्रेटर झील। ज्वालामुखी को ही इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। और उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें जब पानी निकलने लगता है तो उसी को क्रेटर झील कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, ये कहां पर हुआ था, ये हाल ही में कहां पर हुई थी,
इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ये हाल ही में विस्फोट हुई थी, ठीक है। ये तो हो गई इंडोनेशिया में हुई है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहां पर हुई थी? अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, कहां पर? भारत में, ठीक है। भारत की एकमात्र ज्वालामुखी कौन सी है? अंडमान निकोबार पर बैरन द्वीप। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये कहां पर है? इसको कहते हैं भूमध्य, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में भारत की एकमात्र ज्वालामुखी। माउंट सिनामंग इंडोनेशिया में, और माउंट निरागोंग कहां पे हुई है? कांगो में। जो क्रेटर जो बनता है, ये जो खाली स्थान उसको क्या कहते हैं? क्रेटर, ठीक है, क्रेटर कहते हैं। आइए चलते हैं आज के छठवें प्रश्न पर। छठा प्रश्न, हरियाणा में हल्के कोविड-19 के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? हरियाणा सरकार द्वारा हल्के कोरोना संक्रमण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए सीएम वात्सल्य, ऑप्शन बी महतारी दुलारी, ऑप्शन सी संजीवनी परियोजना, और ऑप्शन डी संजीवनी ट्रक। तो कौन सी चली है? ऑप्शन सी संजीवनी परियोजना, ठीक है, ये चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा हल्के कोविड-19 के मरीजों के लिए। उसके बाद ऑप्शन ए वात्सल्य योजना कहां पर चली है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। इसमें जो कोरोना से बच्चे अनाथ हो, कोरोना से उनके माता पिता की देहांत होने के कारण वो बच्चे जो अनाथ हो गए, उनके लिए ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई है। और महतारी दुलारी योजना ये किसके लिए? ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, चलाई गई है। यह भी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हीं के लिए चलाई गई है। संजीवनी ट्रक यह झारखंड के द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए संजीवनी ट्रक योजना चलाई गई है। तो चलिए चलते हैं आज के सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है, इंडिया बायोटेक डायवर्सिटी पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा? इंडिया बायोटेक डायवर्सिटी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ऑप्शन बी साजी एनएम, और ऑप्शन सी गीतांजलि राव, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसको मिला है? ऑप्शन बी साजी एनएम को मिला है, ठीक है। कौन सा? इंडिया बायोटेक डायवर्सिटी पुरस्कार। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को कौन सा मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को 2021 का। कब का? 2021 का। और 2020 का किसको मिला है? रतन लाल को, ठीक है, रतन लाल, ठीक है। 2020 का रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, ठीक है। गीतांजलि राव को किड्स ऑफ द ईयर। कौन सा? किड्स ऑफ द ईयर, ठीक है। आइए चलते हैं आज के 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के, ठीक है। तो ऑप्शन ए के एन व्यास, ऑप्शन बी एम एस नरसिम्हा, ऑप्शन सी श्री कुमार बनर्जी, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी श्री कुमार बनर्जी, ठीक है, इनका निधन हो गया है। और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तो थे ही, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के भी अध्यक्ष थे, ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। श्री कुमार बनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी अध्यक्ष थे। और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह वर्तमान में, ठीक है, के एन व्यास वर्तमान में है।
और MS नरसिम्हा, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ आज के 9वें प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कौन सा? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है जहां नवंबर में अफ्रीका से चीतों को भारत लाया जाएगा? कहां से? अफ्रीका से कहां पर? भारत में। ठीक है, कहां पर आ रहे हैं? अफ्रीका से भारत में। क्या आ रहे हैं? चीते। ठीक है, तो कहां पर आ रहे हैं? कूनो नेशनल पार्क में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां पर चीतों को भारत लाया जाएगा। कब? नवंबर में। यह तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बाकी हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न पे। पन्ना, कान्हा, ठीक है, कान्हा, पन्ना, ठीक है, पेंच, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना और पेंच। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा टाइगर कहां है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर हो गए, सबसे ज्यादा टाइगर। और टाइगर स्टेट भी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो आइए अब चलते हैं एक नए फंगस की तरफ। अगले क्वेश्चन में नया फंगस आ गया। अभी तक ब्लैक फंगस था, व्हाइट फंगस था, अब येलो फंगस आ चुका है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में येलो फंगस का पहला मामला कहां देखा गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी जयपुर। तो कहां पर देखा गया है? गाजियाबाद, यूपी में। ठीक है, गाजियाबाद में देखा गया। कौन सा? येलो फंगस। ठीक है, येलो फंगस। इसकी खासियत क्या है? इसकी कुछ खासियत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं। ये बस एक मामूली सी बात है। इसकी कहने के लिए बहुत ही बड़ा चला बताया जा रहा है, लेकिन इसका कुछ नहीं खासियत है। इसका क्या है? सफाई आप बरतो, इसकी सेफ्टी के लिए कई फंड आप जानो, सफाई बरतो। और दूसरी बात कि आप लोग थोड़ा सा जो डायबिटीज के पेशेंट है उनका ख्याल रखिए अच्छी तरह से, क्योंकि उनके में ये फंगस ज्यादातर देखा गया है। पटना में हाल ही में ब्लैक फंगस देखा गया था। कौन सा? पहला केस कहां पर मिला था? कहां पर मिला था? पटना में। ठीक है, ये कहां पर था? ब्लैक फंगस कहां पर मिला था? सॉरी, व्हाइट फंगस। ठीक है, व्हाइट फंगस मिला था। ठीक है, व्हाइट फंगस कहां पर मिला था? पटना फंगस। ठीक है, 4 केस मिले थे पटना में। और इसके खासियत क्या थी? ये आंतरिक बॉडी है उसमें ये असर डालता था। ब्लैक फंगस हमारे आंखों और फेफड़ों पर असर डालता था। और यह जो है, ये जो केस देखा गया, इसमें जिस व्यक्ति का देखा गया गाजियाबाद में, उसको व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, डायबिटीज सब कुछ थी। अर्थात मान लीजिए कि उसके अंदर जितनी कमजोरियां होती है सब कुछ उसके अंदर उपलब्ध थी, इसीलिए उसको पकड़ा है। और इससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग का कोर्स यहीं पर होता है। हम लोग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देख चुके हैं। आप लोग स्टैटिक जीके के अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।